सरकारी उपक्रम और एकाधिकार फर्म क्या होती हैं, इसके बारे में समझेंगे। सरकारी उपक्रम का मतलब है, जैसे आप लोग सब जानते ही होंगे कि जो भी उद्योग या जो भी उपक्रम या जो भी उत्पादन की इकाइयाँ सरकार के स्वामित्व में होती हैं और जिनका प्रबंधन भी सरकार के पास होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या सरकारी उपक्रम या सार्वजनिक उद्योग या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कह सकते हैं। प्रोफेसर हैंसन के शब्दों में सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के स्वामित्व एवं संचालन में आने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं से हैं। सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उन सारे उपक्रमों और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का समावेश होता है जिनका स्वामित्व और संचालन या तो केंद्र सरकार के पास हो या राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के पास में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व इस प्रकार है। आर्थिक नियोजन की सफलता सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही संभव है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र का हित होता है। अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य से काम करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, जिसकी बात अब तक जो भी हमने फर्म की इकाइयाँ पढ़ी थी उसमें या तो लाभ कमाना या उस फर्म की संस्थाओं में जो भी जुड़े हुए हैं उन लोगों का हित उद्देश्य हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का हित केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के द्वारा ही सोचा जाता है। ज़्यादा मात्रा में पूंजी निवेश संभव है। देश में अगर तीव्र आर्थिक विकास करना है और ऐसे में आधारभूत उद्योगों के को लगाने की ज़रूरत है, और चूंकि आधारभूत उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करना पड़ता है, तो यह निजी क्षेत्रों के लिए अधिक पूंजी जुटाना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ज़्यादा मात्रा में पूंजी निवेश कर पाना और इस तरीके के उद्योगों को लगा पाना संभव होता है जो पूंजी प्रधान होते हैं। साथ ही जोखिमपूर्ण परियोजनाओं का विकास करना भी संभव होता है, जिसमें कि जोखिमपूर्ण से अर्थ है कि जो भी निजी क्षेत्र के उद्योग लगाए जाते हैं वो कम से कम जोखिम पर काम करना पसंद करते हैं और खुद स्वयं के लाभ को सबसे ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम हैं वो सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय हित उनके लिए सर्वोपरि होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आर्थिक रूप में कोई जोखिम भी है तो उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग उठाने के लिए तत्पर रहते हैं और इस तरीके की जटिलताओं के बावजूद भी ऐसे उद्योग लगाए जा सकते हैं। साथ ही सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं की पूर्ति इसके माध्यम से संभव है, क्योंकि राष्ट्रहित में कई ऐसी सेवाएं हैं जिनमें जन कल्याणकारी कार्यों के आधार पर उनका संचालन ज़रूरी होता है, जैसे डाक, तार, टेलीफोन, जल आपूर्ति। और यद्यपि इन दिनों तो इनमें भी निजी क्षेत्र बहुत ही बढ़ चढ़कर काम कर रहा है, लेकिन अगर शुरुआत में इन चीज़ों की को इस्टेब्लिश करना है तो ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विकास और दोहन सार्वजनिक क्षेत्र में ही संभव होता है, जहाँ चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र में कट्टर प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा जैसा माहौल नहीं होता। उनका मूल उद्देश्य ही राष्ट्रीय हित है या जन कल्याण है एक तरीके से, चूँकि सरकार का, और सरकार के द्वारा ये सब उपक्रम चलाए जाते हैं, तो सरकार अपने मूल उद्देश्य पर रहकर ही काम करती हैं। साथ ही आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर नियंत्रण होता है। जहाँ निजी क्षेत्र में चूँकि लाभ कमाना सबसे बड़ा उद्देश्य है, तो आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होने की पूरी संभावना रहती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण
नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सरकार ही सर्वोपरि है और चूँकि सरकार के द्वारा इस तरीके की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार जनता का ही प्रतीक है और सरकार का मूल काम ही जनता के हितों के बारे में सोचना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आर्थिक केंद्रीकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकार अपने ज़्यादातर संसाधनों का प्रयोग ही जनता के कल्याण के लिए करती हैं। साथ ही शोषण से मुक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्षेत्र की विशेषता है, क्योंकि जहाँ निजी क्षेत्र केवल अपने लाभ के लिए शोषण से हिचकिचाता नहीं है। अगर उसे श्रमिकों का या जनता का शोषण भी करना है तो ऐसे में निजी क्षेत्र इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं निजी क्षेत्र में, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में जनता को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र आगे आया है। तो ऐसी स्थिति में शोषण की कोई स्थितियाँ यहाँ पर नहीं देखी जा सकती। इन सब फायदों के बाद भी, इन सब इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी कुछ दोष सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, और जो सबसे बड़े दोष हैं उनमें नौकरशाही और लाल फीताशाही, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम होते हैं उनका प्रबंधन और संचालन व्यावसायिक प्रबंधकों द्वारा नहीं होता है, वरन सरकारी क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा होता है। तो ऐसे में जो भी निर्णय लिए जाते हैं या सरकार के जो नियम हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि उनके माध्यम से काम करना थोड़ा सा, जिसे हम कह सकते हैं कि काम करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है, जिससे चीज़ों में विलम्ब होता है। तो और नौकरशाही की औपचारिकताएं जिसे हम कह लें या लाल फीताशाही कह लें, तो उसके कारण से वक्त बहुत ही ज़्यादा लगता है, जबकि इस तरीके के व्यावसायिक संगठनों में बहुत तीव्र निर्णय लेने की आवश्यकता रहती है। साथ ही एकाधिकारी प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा मिलता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार ही एकमात्र सत्ता होती है जिसको प्रतिस्पर्धा नहीं करनी होती। फलतः एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे एकाधिकार के जो दोष हैं वो भी इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। सरकारी तानाशाही, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास से सरकार आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली हो जाती हैं, तो ऐसे में सारे प्रमुख क्षेत्र पर उनका एकाधिपत्य होने लगता है और फलतः तानाशाही भी पनपती हैं। कुछ देशों में हम ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो वहाँ पर स्थितियाँ सार्वजनिक क्षेत्र में, जिसे कहते हैं तानाशाही, सरकार की तानाशाही उत्पन्न हुई है। काम के प्रति प्रेरणा का अभाव रहता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसका एक अपना तरीका होता है, जिसमें एक निश्चित वेतन दिया जाता है सभी काम करने वाले कर्मचारियों का, जिसका उत्पादकता से बहुत ज़्यादा विशेष लेना देना नहीं होता, वो पहले से ही तय होता है। तो ऐसे में कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम और व्यवसायों में चूँकि सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, अतः राजनीतिक जो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन उपक्रमों में राजनीतिज्ञ हस्तक्षेप भी करने का प्रयास करते हैं। साथ ही अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थितियां भी देखी जाती हैं, क्योंकि यदि राजनीतिक सत्ता कमज़ोर होती हैं तो उसका पूरा प्रभाव इन आर्थिक संगठनों पर भी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी नकारात्मक पड़ता है। इसमें भ्रष्टाचार भी होता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संचालन में जो सरकारी विभाग होते हैं वहाँ काफ़ी अगर लाभ की कमी है, घाटा है या उत्पादन की लागतों में वृद्धि होती है, तो इस प्रकार की स्थिति में कई तरीके से भ्रष्टाचार हो सकता है। तो अगर सत्ता भ्रष्टाचार करती है तो ऐसे में ये भ्रष्टाचार जो राजनीतिक क्षेत्र की जो बुराइयां एक तरीके से, वो इस तरीके के उपक्रमों को अगर सरकारी क्षेत्र में चलाया जाता है तो यहाँ भी देखने को मिलते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी उपक्रम के बाद फर्म का एक रूप है एकाधिकार। एकाधिकार के बारे में वैसे तो आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें आप एकाधिकार में क्या लाभ हैं कि एकाधिकारी फर्म की क्या दोष है और वो किस तरीके से उत्पादन करती है। तो जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि जब केवल पूर्ति पर या उत्पादन पर एक व्यक्ति या एक फर्म या कुछ फर्मों के समूह का स्वामित्व होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। यानी एक तरीके से बिक्री का जो पक्ष होता है उस पर पूरा का पूरा अधिकार किसी एक फर्म या कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स का पूरा स्वामित्व, एकाधिकार जिसे हम कहते हैं, वो होता है। तो ऐसे में या ट्रस्ट भी या कार्टेल बनाकर भी एकाधिकारी संगठन ट्रस्ट के रूप में या कार्टेल के रूप में भी देखे जाते हैं, जिसमें कि सारी बिक्री या सारा जो सप्लाई होता है मार्केट में पर्टिकुलर उस वस्तु का, वो उसी फर्म के द्वारा की जाती हैं। इसके कुछ लाभ हैं, क्योंकि यहाँ पर एकाधिकारी हैं तो ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पत्ति की बचतें पाई जाती हैं, क्योंकि एकाधिकारी उत्पादन बड़े पैमाने पर इस प्रकार की बचतें इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विशिष्टीकरण और नई मशीनों से उत्पादन होता है और उन्हें पता है कि वो एकमात्र हैं, तो उन्हें अपनी बिक्री को लेकर भी बहुत भ्रम नहीं रहता है। साथ ही विक्रय की लागत काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि कई चीज़ों पर एकाधिकार में खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं होती, जैसे प्रचार प्रसार विज्ञापन, क्योंकि वो एकमात्र बिक्री करने का ज़रिया है, तो ऐसे में उन्हें किसी से भी कंपटीशन नहीं करना पड़ता। साथ ही एकाधिकारी के पास जिसे कहते हैं अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ही केवल वो अकेला ही उत्पादक है, तो वो जितना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा मार्केट पर लंबे समय तक वो काम कर सकेगा एकाधिकारी के रूप में। साथ ही सार्वजनिक उपयोगी सेवा यानी सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखकर जिस कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें प्रतियोगिता से दूर रखना जिनको ज़रूरी होता है, जैसे ऐसे क्षेत्र में सरकार एकाधिकारी कुछ चीज़ें हैं जो सरकार सोचती है कि वो उन्हें एकाधिकारी नियंत्रण में रखे, ताकि सरकारी नियमों का उस पर पूरा जिसे कहते हैं हम एक तरीके से सरकारी नियमों के अनुसार उस चीज़ का उत्पादन हो सके। जैसे विद्युत क्षेत्र है, आपका पानी हुआ, रेल हुआ, सुरक्षा व्यवस्था हुई, तो इस तरीके की चीज़ें एकाधिकारी नियंत्रण में रखी जाती हैं। लेकिन एकाधिकार की कुछ हानियाँ या दोष हम कह सकते हैं कि इसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, क्योंकि एकाधिकारी अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को शोषित कर सकता है, क्योंकि वो वस्तुओं की कीमत ऊंची रख सकता है, क्योंकि वो केवल वही होता है जो उस वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो और ऐसी स्थिति में उनकी गुणवत्ता, वस्तुओं की गुणवत्ता भी गिरा सकता है, जिसका नुकसान उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता है। साथ ही श्रमिकों का भी शोषण होता है, क्योंकि एकाधिकारी अपने क्षेत्र में सौदा करने की क्षमता एकाधिकारी की बहुत ही अच्छी होती है। ऐसी स्थिति में वो श्रमिकों को कम मजदूरी पर काम करने को विवश या बाध्य कर सकता है। साथ ही नए साहसियों के लिए बाधा है, क्योंकि एकाधिकारी हमेशा चाहता है कि वो उसका एकाधिकार बना रहे, तो ऐसी स्थिति में वो नए उत्पादकों को बाज़ार में प्रवेश करने से हमेशा ही रोकता है। और साथ ही धन का असमान वितरण, एकाधिकारी में चूँकि एकाधिकारी प्रवृत्ति में धन केवल एक ही फर्म या एक ही संगठन के पास इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे में धन के वितरण में असमानता देखी जाती है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न फर्मों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे सहकारिता, आपका संयुक्त पूंजी कंपनियों के बारे में पढ़ा, सरकारी उपक्रम, एकाधिकार या जिस भी तरीके की फर्म है, तो सभी के उद्देश्य बेसिकली अलग अलग होते हैं और काम करने का तरीका या उनका प्रबंधन भी भिन्न भिन्न होता है। थैंक यू।